क्या होगा अगर जिस दरवाजे को आपने सालों पहले बंद समझ लिया वो आज रात फिर से खुल जाए? अगर आपकी सबसे डरावनी याद ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो? आज की कहानी में एक घर नहीं, एक दिल के अंदर छुपा दरवाजा खुलेगा। क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? उस रात किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं था, फिर भी दरवाजा कांप रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर उंगलियां रखी हों। 3 धीमी ठक ठक ठक, ठीक उसी तरह जैसे 15 साल पहले किसी ने हमारे पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी, और उस दस्तक के बाद मां कभी वापस नहीं आई। क्या आवाजें सच में मरती हैं? क्या डर सालों बाद भी अपना रास्ता ढूंढकर लौट सकता है? और अगर दरवाजे के बाहर कोई ना हो तो अंदर कौन खटखटाता है? मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था, दूर आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा था जिसने मेरे पैरों से ताकत खींच ली। कीचड़ में बने ताजा पैरों के निशान, नंगे पैर, और वे निशान बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। मैं इस कोठी में अकेला रहता था, कम से कम मुझे यही लगता था। ये घर शहर से दूर सुनसान पहाड़ी पर बना था। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं। कई सालों तक ये घर बंद रहा था। जब मैंने इसे खरीदा तो सबने मना किया, पर मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था? माँ के गायब होने के बाद मेरा बचपन भी कहीं खो गया था। 15 साल पहले की वो रात अब भी मेरी यादों में जिंदा थी। बाहर तूफान था, माँ ने दरवाजा खोला था, किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा था, और फिर बस सन्नाटा। जब मैं बाहर भागा तो माँ नहीं थी, सिर्फ कीचड़ में बने कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें घसीट कर ले गया हो। आज वही निशान फिर मेरे सामने थे। फर्क बस इतना था कि इस बार वे घर के अंदर जा रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। वे सीढ़ियों से होते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंचे। फर्श पर पानी की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे कोई अभी अभी भीगा हुआ अंदर आया हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट रही है। निशान कमरे के बीचों बीच जाकर अचानक रुक गए, बस वहीं खत्म, आगे कुछ नहीं। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी। इस घर की ऊपर वाली मंजिल बंद थी। मैं वहां कभी नहीं गया था, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे वहां से किसी के चलने की आवाज आती थी। मैं उसे पुरानी लकड़ी का फैलाव समझकर नजरअंदाज कर देता था, पर आज वो आवाज साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। ठक ठक ठक। मेरे गले में सूखापन उतर आया, और तभी ऊपर से एक और आवाज आई, एक औरत की धीमी फुसफुसाहट। बेटा। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज मां की थी। मेरे कानों में खून दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, और ऊपर अंधेरा मेरी तरफ झुकता हुआ सा लग रहा था, जैसे पूरी मंजिल सांस ले रही हो। फिर वही फुसफुसाहट, बेटा। इतनी पास, जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर कहा हो। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने खुद से कहा, यह भ्रम है, ये यादों का खेल है। लेकिन दिल जानता था कि ये वही आवाज है जिसे मैंने 15 सालों से हर रात सपनों में सुना है। मैंने कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी कराहती, जैसे उसे मेरा ऊपर जाना मंजूर ना हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर धूल जमी थी, पर जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे लगा किसी ने अभी अभी उन पर हाथ फेरा हो, क्योंकि धूल में उंगलियों की ताज़ा लकीरें बनी थीं। ऊपर का गलियारा लंबा और संकरा था। अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, वही कमरा जिसे मैंने कभी नहीं खोला था। हवा वहां से आ रही थी, ठंडी और सड़ी हुई, जैसे बंद जगह में सालों से कैद सांसें बाहर निकलना चाहती हों। मैं दरवाजे के सामने रुका और धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराया और अंदर अंधेरा फैला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी, जो हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे अभी कोई उस पर बैठा हो। मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, पर बल्ब फूटा हुआ था। तभी खिड़की के पास खड़े साए पर मेरी नजर पड़ी। वो एक औरत का आकार था, लंबे भीगे बाल कंधों से चिपके हुए, सफेद साड़ी शरीर से लिपटी हुई, और चेहरा आधा अंधेरे में। मैंने फुसफुसा कर कहा, माँ। साया धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, बिना चमक के, बस खाली। पर उनमें एक अजीब पहचान थी, जैसे वो मुझे देख रही हों, पहचान रही हों। उसके होंठ खुले और उससे पानी टपका। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं पीछे हट गया। मैंने चीख कर कहा, मैं बच्चा था, मैं कैसे ढूंढता?
तभी वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें कई आवाज़ें मिली हुई थीं, जैसे कई गले एक साथ हंस रहे हों। कमरे की दीवारें गीली होने लगीं, छत से पानी टपकने लगा और फर्श पर वही कीचड़ के निशान फिर उभर आए। इस बार वे मेरे पैरों के चारों ओर घूमने लगे, जैसे मुझे घेर रहे हों। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा फटने लगी, आंखों के खाली गड्ढों से काला पानी बहने लगा। उसने फिर कहा, बेटा, मैं अकेली नहीं थी। वहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत ठंड, और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने। तभी कमरे के कोनों से फुसफुसाहट उठी, कई आवाज़ें एक साथ। हम यहाँ हैं, हम हमेशा यहाँ थे। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मुझे महसूस हुआ कि ठंडे हाथ मेरे कंधों को छू रहे हैं। मेरी गर्दन पर किसी की सांसें थीं और फिर किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। मुझे लगा जैसे बर्फीली उंगलियां मेरी त्वचा के अंदर घुस रही हैं। कमरे का अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वो एक जीवित चीज था जो मुझे चारों तरफ से दबा रहा था। मेरी सांसें भारी हो गईं और कानों में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, हम यहाँ हैं, हम हमेशा यहाँ थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर मेरे पैर जैसे फर्श में धंस गए थे। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कमरा फिर से खाली था, कुर्सी स्थिर थी, खिड़की बंद थी और दरवाजा आधा खुला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि यह सपना था या सच। लेकिन मेरी शर्ट भीगी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर पानी उंडेला हो, और फर्श पर कीचड़ के निशान अब भी ताज़ा थे। वे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। मैं उठकर लड़खड़ाते कदमों से गलियारे में आया। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें एक परिवार खड़ा था, एक औरत, एक आदमी और उनके बीच एक छोटा बच्चा। और वो औरत, वो मेरी माँ थी। बिल्कुल वैसी ही साड़ी, वैसी ही मुस्कान। लेकिन उसके बगल में खड़ा आदमी मेरा पिता नहीं था और बच्चा भी मैं नहीं था। मेरे सीने में कुछ टूटने लगा। मैंने तस्वीर को दीवार से उतार लिया। उसके पीछे धूल में उंगली से लिखा था, वापस आओ। मेरी धड़कन और तेज हो गई। तभी नीचे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे पहुंचा तो मुख्य दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके सामने फर्श पर पानी फैला हुआ था और उस पानी में कई पैरों के निशान थे। इस बार सिर्फ एक नहीं, कई छोटे बड़े अलग अलग आकार के। अचानक पूरे घर की लाइटें झपकने लगीं और फिर एक साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी ठीक मेरे पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, क्या तुम भी अपनी माँ को ढूंढ रहे हो? मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। मैंने धीरे से मुड़कर पूछा, कौन है? अंधेरे में दो चमकती सफ़ेद आंखें दिखाई दीं और फिर एक छोटा सा साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी त्वचा नीली पड़ी थी, जैसे लंबे समय तक पानी में डूबी रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, वो हमें नीचे ले जाती है, बहुत नीचे, जहां ठंड है और कोई रोशनी नहीं। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग चीख रहा था, भागो, लेकिन पैर जमे हुए थे। मैंने कांपते हुए पूछा, नीचे कहाँ? बच्चे ने अपना हाथ उठाया और फर्श की तरफ इशारा किया। उसी क्षण पूरे घर में जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ विशाल जाग रहा हो। फर्श के बीचों बीच दरार पड़ने लगी और उस दरार से काला पानी ऊपर आने लगा। बच्चे ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, देर हो चुकी है, वो तुम्हें लेने आ रही है। और तभी उस काले पानी के भीतर से एक सफ़ेद हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। काला पानी तेजी से फर्श पर फैलने लगा और वो सफ़ेद हाथ पूरी तरह बाहर आ गया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और नाखून टूटे हुए, जैसे किसी ने वर्षों तक पत्थर खरोचे हों। वो हाथ हवा में टटोलता हुआ सीधे मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन एड़ियां जैसे जमीन में धंस चुकी थीं। तभी वो बच्चा मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसों से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने धीमे से कहा, उसने मेरी माँ को भी ऐसे ही पकड़ा था। पहले हाथ बाहर आता है, फिर आवाज, फिर अंधेरा और फिर कोई वापस नहीं आता। मेरी छाती में दर्द उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को झटका और एक कदम पीछे हट गया। तभी वो हाथ जमीन पर गिरा और रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा। जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह उसकी हर उंगली अलग अलग हिल रही थी। फर्श पर खरोंच की आवाज गूंज रही थी।
मैंने पास पड़ी लकड़ी की मेज उठाकर उस पर दे मारी, पर वो हाथ टूटने के बजाय और ज्यादा बेतरतीब ढंग से फड़कने लगा। और अचानक काले पानी से एक और हाथ बाहर निकला, फिर एक और, जैसे नीचे कोई पूरा शरीर ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल ऊपर वाली मंजिल से मां की चीख सुनाई दी। वो दर्द से भरी हुई थी और उसमें ऐसा डर था जो मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने सिर उठाकर देखा, सीढ़ियों के ऊपर वही सफेद साड़ी वाला साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से रिश्ता काला पानी। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ फैलाए और कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे भीतर अपराध बोध की आग भड़क उठी। 15 साल का वो क्षण जब मैं दरवाजे तक पहुंचने में देर कर गया था, फिर से आंखों के सामने चमक गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं बच्चा था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तभी उसके चेहरे पर दर्द की जगह एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो बहुत पहले नीचे सो चुकी है। ये सुनते ही मेरे पैरों के पास रेंगता हुआ वो हाथ अचानक मेरी टखनों से लिपट गया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और असंभव रूप से मजबूत थी। मैंने नीचे देखा तो काले पानी में अब कई चेहरे उभर आए थे, अलग अलग उम्र के लोग जिनकी आंखें सफेद थीं, और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, आ जाओ, घर वापस आ जाओ। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं जैसे मोम हूं, और उनके पीछे गहरा अंधेरा दिखाई देने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जमीन धीरे धीरे नीचे धंस रही है, जैसे पूरा घर किसी अथाह कुएं में गिर रहा हो। वो बच्चा अचानक हंसने लगा और उसका शरीर पानी की बूंदों में बदलकर काले गड्ढे में समा गया। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। तभी सीढ़ियों पर खड़ी वो औरत हवा में तैरती हुई मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसने फुसफुसाकर कहा, याद है आखिरी बार तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने याद करने की कोशिश की। आंसू आंखों में भर आए। उस रात मैंने गुस्से में कहा था कि काश आप चली जाएं, और वो धीमे से बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब मेरी इच्छा पूरी होगी। उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूने लगीं, और जैसे ही उसने छुआ मेरे दिमाग में ठंडा अंधेरा भर गया और मुझे लगा मैं नीचे गिर रहा हूं, बहुत नीचे, जहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरा पानी और उसमें तैरती सफेद आंखें थीं। मैं गिरता गया और गिरता गया, लेकिन जमीन कभी नहीं आई। चारों तरफ गहरा काला पानी था जिसमें अनगिनत सफेद आंखें तैर रही थीं। वे मुझे घेर कर गोल चक्कर काट रही थीं, जैसे किसी शिकार को परख रही हों। अचानक मेरा गिरना रुक गया और मैं पानी की सतह पर खड़ा था, जबकि नीचे अथाह गहराई थी। मेरे पैरों के नीचे पारदर्शी परत थी, जैसे बर्फ हो, और उसके नीचे चेहरों का सागर हिल रहा था। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे पास आई और मैंने देखा वो मां थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी ऊपर दिखी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें सामान्य पर बेहद उदास। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं उनके पास जाना चाहता था, पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, नीचे की परत में दरार पड़ गई और नीचे से कई हाथ मेरी ओर उठे। मां ने हाथ उठाकर मुझे रोका और कहा, ये जगह तुम्हारे डर से बनी है, जितना डरोगे उतना गहरा डूबोगे। मेरे भीतर बचपन की सारी यादें एक साथ उमड़ आईं। वो रात, तूफान की आवाज, मेरा गुस्सा, उनका दरवाजा खोलना, फिर अंधेरा। मैंने रोते हुए पूछा, आप कहां थीं इतने साल? उन्होंने दर्द से मुस्कुराकर कहा, मैं कभी गई ही नहीं। ये घर खाली नहीं था, ये घर भूखा था। इसे आवाजें चाहिए थीं, पछतावे चाहिए थे, डर चाहिए था। और उस रात इसने मुझे चुन लिया, लेकिन इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसने मेरी याद तुम्हारे अंदर जिंदा रखी, ताकि एक दिन तुम खुद चलकर यहां आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नीचे का पानी उबलने लगा। चेहरों की भीड़ बेचैन हो गई और एक गूंजती आवाज चारों तरफ फैल गई, वो हमारा है, वो लौट आया है। अचानक अंधेरे से वही सफेद साड़ी वाली आकृति उभरी, लेकिन अब वो विशाल थी। उसका शरीर पानी और साये से बना था। उसकी आंखें जलते हुए गड्ढों जैसी थीं। उसने क्रोध से कहा, वो मेरी है, उसकी आत्मा मेरी है, मैंने उसे बुलाया है। मां मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, नहीं, ये मेरा बेटा है, तुमने बहुत ले लिया, अब नहीं।
वो आकृति हंसी और उसकी हंसी से पूरा पानी कांपने लगा। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम बचा सकती हो? तुम तो खुद याद बन चुकी हो। तभी मैंने देखा मां के पैरों से पानी ऊपर चढ़ रहा था, जैसे उन्हें घोल रहा हो। मैंने चीख कर कहा, नहीं, और उनकी तरफ दौड़ा। इस बार बर्फ जैसी सतह नहीं टूटी। मैं उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म था, जीवित। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर मुझे सच में बचाना चाहते हो तो अपने डर को छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं तो हम दोनों यहीं रह जाएंगे, हमेशा के लिए। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। नीचे के चेहरों ने उन्हें छूते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे वे आंसू आग हों। सफेद साड़ी वाली आकृति पीछे हटने लगी, पर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और पूरा अंधेरा हमारे चारों ओर कसने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, बहुत दूर से, वास्तविक दुनिया से आती आवाज, अर्जुन, उठो, अर्जुन। तभी सब कुछ हिलने लगा, पानी फटने लगा, रोशनी तेज हुई और मैं झटके से आंखें खोलकर अपने घर के ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ा था। लेकिन फर्श अभी भी गीला था और मेरी मुट्ठी में किसी की उंगलियों की ठंडी छाप अब भी महसूस हो रही थी। मैं हांफते हुए उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी बता रही थी कि अभी भी रात बाकी है। मेरे कानों में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी, जबकि छत सूखी थी। मैंने अपने हाथों को देखा, वे कांप रहे थे और उंगलियों पर हल्की काली परत जमी थी, जैसे किसी गहरे कुएं की दीवार छू कर आया हूं। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। जहां मैं गिरा था वहां पानी का गोल निशान बना था और उसके बीचों बीच एक शब्द उभरा हुआ था, नीचे। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर उस शब्द पर ही जमे रहे। तभी दीवार पर टंगी घड़ी ने 3 बजने की आवाज दी। ठक ठक ठक। हर ठक के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। मेरी सांस से धुन निकलने लगी। अचानक सीढ़ियों की तरफ से धीमे कदमों की आहट आई। इस बार कदम भारी थे, जैसे कोई गीला शरीर लकड़ी पर चिपकता हुआ उतर रहा हो। मैं सीढ़ियों की ओर घूरता रहा और फिर मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी का किनारा धीरे धीरे नीचे आता हुआ, पर इस बार चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बाल जो फर्श तक लटक रहे थे और उनसे लगातार पानी टपक रहा था। वो आखिरी सीढ़ी पर रुक गई और बिना सिर उठाए बोली, तुम लौट आए, लेकिन दरवाजा अभी भी खुला है। मेरे भीतर फिर वही ठंड भर गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा दरवाजा? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बाल हटे और चेहरा आधा सड़ा हुआ दिखा, आधा माँ जैसा, आधा कुछ और। उसने अपनी लंबी उंगली मेरे सीने की तरफ उठाई और कहा, ये वाला। अचानक मेरे सीने में जलन हुई, जैसे किसी ने भीतर से खरूचा हो। मुझे लगा जैसे मेरी छाती के अंदर सच में कोई दरवाजा धड़क रहा है। हर धड़कन पर उसकी आवाज गूंजती, नीचे आओ, नीचे आओ। तभी मेरे पीछे से किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वही नीली त्वचा वाला बच्चा दीवार से टिक कर खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम ऊपर रहोगे तो वो अंदर आ जाएगी, अगर नीचे जाओगे तो शायद उसे बंद कर सको। उसके शब्दों ने मेरे दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया। क्या ये सब मेरे भीतर हो रहा है? क्या वो जगह सच में नीचे है या मेरे डर के अंदर? मैंने हिम्मत करके पूछा, नीचे कैसे जाऊं? बच्चा धीरे धीरे मेरी ओर चला। उसके हर कदम से फर्श गीला होता गया। उसने मेरे हाथ में कुछ ठंडा सा रखा। जब मैंने देखा तो वो वही पुरानी कील थी जो तस्वीर के पीछे छुपी थी। उसने कहा, इसे वहीं ठोकना जहां से आवाज आती है। तभी सीढ़ियों पर खड़ी आकृति जोर से चीखी और उसका शरीर लंबा होता गया, जैसे छत से टकराने वाला हो। उसने क्रोध में कहा, उसे मत सुनो, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके शब्दों में ऐसी पीड़ा थी कि मेरा दिल फटने लगा। लेकिन तभी मुझे माँ की असली आवाज याद आई, जो पानी के उस संसार में बोली थी, डर छोड़ दो। मैंने कील को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम भारी था, जैसे घर मुझे रोकना चाहता हो। अचानक फर्श के बीचों बीच दरार फिर से उभरी और काला पानी ऊपर आने लगा। इस बार दरार बड़ी थी और उसके भीतर गहराई में हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई रास्ता सच में नीचे खुल रहा हो। बच्चा फुसफुसाया, जल्दी करो, वो जाग रही है। और सीढ़ियों पर खड़ी आकृति ने एक भयानक चीख के साथ अपने हाथ फैलाए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, जबकि मेरे पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी और मैं फिर उसी गहराई की ओर खिंचता चला गया। जमीन पूरी तरह टूट गई और मैं काले पानी के भंवर में समा गया। इस बार गिरना अचानक नहीं था, बल्कि खिंचाव जैसा था, जैसे कोई विशाल सांस मुझे अंदर खींच रही हो।
मेरे कान बंद हो गए, आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा और फिर मैं एक संकरे पथरीले रास्ते पर आ गिरा। चारों तरफ नमी थी, दीवारें चिकनी और ठंडी, जैसे सदियों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। ऊपर कहीं से टपकता पानी गूंज पैदा कर रहा था, जो किसी धीमी धड़कन जैसा सुनाई देता था। मेरे हाथ में अब भी वो कील थी, उसकी नोक से हल्की नीली चमक निकल रही थी, जैसे वो इस अंधेरे में जिंदा हो। मैंने पीछे देखा तो ऊपर का रास्ता गायब था, सिर्फ काली चट्टान थी। सामने लंबी सुरंग फैली थी, जिसके अंत में धुंधली रोशनी झिलमिला रही थी। तभी मेरे बगल से वही बच्चा उभरा। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, यह घर नहीं है, ये उसका पेट है। वो हमें निगलती है और यादों से जिंदा रहती है। मैंने पूछा, वो कौन है? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो खालीपन है, वो जो गुस्से से पैदा होती है, पछतावे से बढ़ती है और डर से मजबूत होती है। तुम्हारी माँ ने दरवाजा खोला था क्योंकि तुमने उसे दूर जाने को कहा था, और उस क्षण उसने मौका पा लिया। मेरे सीने में फिर वही अपराध बोध उठ खड़ा हुआ। दीवारों से अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। अलग अलग आवाजें, अलग अलग उम्रें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था। वे सब सुरंग की दीवारों के भीतर फंसे चेहरों की तरह उभरते और गायब हो जाते। बच्चा बोला, उन्हें मत देखो, वे तुम्हें रोकेंगे। हम जितना आगे बढ़ेंगे वो उतनी जागेगी। मैंने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ सुरंग और ठंडी होती गई। अचानक दीवार से एक हाथ निकला और मेरी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श गीला और सड़ा हुआ था। उसने कराहते हुए कहा, मुझे मत छोड़ो, मैं भी किसी का बेटा था। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ा, पर हर कुछ कदम पर दीवारों से हाथ निकलने लगे, जैसे पूरी जगह जीवित हो। बच्चा तेजी से चलता रहा और बोला, याद रखो, तुम यहां उसे बंद करने आए हो, उसे अपनाने नहीं। आखिर हम उस रोशनी तक पहुंचे जो दरअसल एक विशाल गोल कक्ष था, जिसके बीचों बीच काले पानी का गहरा कुआं था। वही कुआं जिसे मैंने अपने घर के नीचे महसूस किया था। उसके ऊपर हवा में सफेद साड़ी वाली आकृति तैर रही थी। इस बार उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, कभी माँ जैसा, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसा, कभी खाली, बिना चेहरे का। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, तुम आखिर आ ही गए, तुम्हें नीचे आना ही था, क्योंकि दरवाजा तुम्हारे अंदर है। उसने हाथ उठाया और मेरे सीने में जलन फिर तेज हो गई। मुझे लगा जैसे सच में मेरी छाती के भीतर कोई दरार फैल रही है। बच्चा चिल्लाया, अभी कील ठोको, वहीं जहां दर्द सबसे ज्यादा है। तभी काले कुएं से अनगिनत हाथ बाहर निकले और हवा में लहराने लगे। वे मेरी ओर बढ़ रहे थे। आकृति ने धीमे से कहा, अगर तुमने उसे बंद किया तो तुम्हारी मां की आखिरी याद भी मिट जाएगी, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम सच में उसे खोना चाहते हो? उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं जड़ हो गया। कील मेरी मुट्ठी में कांप रही थी और सामने वो साया मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था, जबकि नीचे का कुआं उफनता हुआ मेरे नाम की गूंज से भरता जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, कील की नोक मेरी हथेली में धंस रही थी और खून की हल्की गर्माहट उस ठंडी हवा में अजीब लग रही थी। सामने तैरती आकृति बार बार माँ का चेहरा ओढ़ लेती और उसी आवाज में कहती, मुझे मत मिटाओ, मैं ही तुम्हारी आखिरी याद हूं। अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। उसके हर शब्द के साथ मेरे सीने की जलन बढ़ती जा रही थी, जैसे सचमुच अंदर कोई दरवाजा खुल रहा हो और उससे काला पानी बाहर आने को तैयार हो। नीचे कुएं से उठते हाथ अब हवा में लहरा रहे थे। वे मेरी टांगों को छूने लगे। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और चिपचिपी थीं। बच्चा मेरी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, वो तुम्हें धोखा दे रही है, वो तुम्हारी माँ की आवाज़ पहनती है, पर वो तुम्हारी माँ नहीं है। याद करो, पानी के भीतर उन्होंने क्या कहा था, डर छोड़ दो। तभी मुझे उस गहराई में खड़ी माँ की थकी हुई आंखें याद आईं। उनका गर्म स्पर्श, उनकी विनती, मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने आंसू रोकते हुए आकृति से कहा, अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो मुझे जाने दो। तभी उसका चेहरा विकृत हो गया, त्वचा खिंचकर लंबी हो गई, आंखें गहरे गड्ढों में बदल गईं और उसने भयावह चीख मारी। पूरा कक्ष कांप उठा, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और कुएं का पानी भंवर बनकर ऊपर उठने लगा। बच्चा चिल्लाया, अभी, इसी क्षण।
मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कील को अपने सीने पर उस जगह रखा जहां जलन सबसे ज्यादा थी। दर्द असहनीय था, पर मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से कील ठोंक दी। ऐसा लगा जैसे धातु किसी मांस में नहीं बल्कि हवा में घुस रही हो। फिर अचानक एक तेज धमाका हुआ, मेरे कान सुन्न हो गए और मेरे सीने के भीतर से काली रोशनी की लपट बाहर निकली। आकृति पीछे हट गई, उसका शरीर दरारों से भरने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम उसे भी खो दोगे। मैंने रोते हुए कहा, वो कभी मेरी थी ही नहीं, वो सिर्फ मेरी याद थी, और यादें डर से नहीं प्यार से जीती हैं। तभी कुएं के ऊपर चमकती नीली रोशनी फैल गई। सारे हाथ एक एक कर राख की तरह टूटने लगे। दीवारों में फंसे चेहरे शांत होने लगे और फुसफुसाहट धीरे धीरे थम गई। आकृति आखिरी बार माँ का चेहरा बनाकर मेरी ओर देखी। उसकी आंखों में इस बार क्रोध नहीं बल्कि खालीपन था, और वो धुएं की तरह बिखरने लगी। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, मुझे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो बच्चा गायब था। उसकी जगह वही असली माँ खड़ी थी, पर उनका शरीर पारदर्शी हो चुका था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम सच में जाग जाओगे। उनके शब्दों के साथ जमीन मेरे पैरों तले फिर हिलने लगी और पूरा कक्ष रोशनी से भर गया, जबकि मेरे कानों में ऊपर की दुनिया की धड़कन लौटने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी कठोर सतह पर गिर रहा हूँ। लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे सीने के भीतर ठुकी हुई कील अब भी धड़क रही थी, जैसे दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ हो। मैं जोर से किसी ठोस फर्श पर आ गिरा। मेरी सांस रुक गई और आंखें खुलते ही मैंने खुद को फिर उसी ड्राइंग रूम में पाया। लेकिन इस बार कमरा वैसा नहीं था। दीवारों पर नमी की गहरी धारियां थीं, जैसे अंदर से पानी रिस रहा हो। छत से बूंदें टपक रही थीं और हर बूंद फर्श पर गिरते ही काले धुएं में बदल रही थी। मैं दर्द से कराहते हुए उठ बैठा। मेरा हाथ तुरंत सीने पर गया। वहां कोई घाव नहीं था, लेकिन त्वचा के नीचे कुछ धड़क रहा था, जैसे धातु की नोक अब भी भीतर फंसी हो। हर धड़कन के साथ हल्की ठक की आवाज आती, मानो अंदर सचमुच कोई दरवाजा बंद रखा गया हो। तभी मेरे सामने लगे पुराने आईने पर दरार उभर आई और उसमें मेरा चेहरा दिखाई दिया, पर वो मेरा नहीं था। मेरी आंखें कुछ पल के लिए पूरी तरह सफेद हो गईं, फिर सामान्य हो गईं। मैंने घबराकर पीछे कदम लिया, तभी आईने के अंदर का प्रतिबिंब मुस्कुराया, जबकि मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे से कहा, दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, तुमने उसे कमजोर किया है, खत नहीं। मेरे पैरों के नीचे फर्श फिर हल्का कांपा, जैसे घर अब भी जिंदा हो। मैंने दांत भींचकर कहा, तुम खत्म हो चुकी हो। आईने वाला चेहरा हंसा। उसकी आवाज वहीं गूंजती हुई कई गलों की मिली जुली ध्वनि थी। उसने कहा, मैं कोई एक नहीं हूं, मैं हर वो खालीपन हूं जिसे तुमने सालों से दबा कर रखा है। तुमने मुझे भीतर से ठोका है, बाहर से नहीं। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर पानी की पतली रेखा नीचे उतर रही थी, जैसे ऊपर कोई अभी भी चल रहा हो। मुझे याद आया ऊपर का कमरा। मैंने घबराकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीने की धड़कन कील से टकराती और दर्द फैलाती। ऊपर पहुंचते ही गलियारा पहले से लंबा लगा। दीवारों पर उभरे चेहरों की हल्की छाप दिखाई दे रही थी, जैसे वे पूरी तरह गए नहीं हो। अंत में वही कमरा आधा खुला था। मैंने दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, पर बीचों बीच जमीन पर एक गोल निशान चमक रहा था, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। मुझे लगा जैसे पूरा कमरा मेरे सीने की धड़कन के साथ तालमेल में सांस ले रहा हो। अचानक फर्श पर पानी फैलने लगा, पर इस बार वो काला नहीं बल्कि पारदर्शी था और उसमें मेरा बचपन दिखने लगा। छोटा सा मैं कोने में खड़ा माँ से नाराज चेहरा बनाए, और फिर वही शब्द, काश आप चली जाएं। ये दृश्य बार बार दोहराया जाने लगा। हर बार माँ दरवाजा खोलती और अंधेरा उन्हें निगल लेता। मैंने चीख कर कहा, बस करो। तभी कमरे के बीचों बीच हवा गाढ़ी होने लगी और उससे वही आकृति आधी बनी आधी टूटी बाहर आई। इस बार वो कमजोर लग रही थी, पर उसकी आंखों में जिद थी। उसने कहा, जब तक तुम्हें खुद को माफ करना नहीं आता, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अपराध से बनी हूं, तुम्हारी सजा हूं। मेरे घुटने कांप गए। क्या सचमुच ये सब बाहर की शक्ति नहीं बल्कि मेरे भीतर का दोष था? मैंने धीमे से कहा, अगर मैं खुद को माफ कर दूं तो तुम मिट जाओगी। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन क्या तुम सचमुच खुद को माफ कर सकते हो? तभी कमरे की दीवारें और सिमटने लगीं और मेरे सीने के भीतर की कील जलने लगी, जैसे दरवाजा अंदर से फिर धक्का खा रहा हो। कमरा सिकुड़ता गया और हवा भारी होती गई। मेरे सीने के भीतर ठुकी हुई कील तपने लगी।
जैसे कोई अंदर से उसे बाहर धकेल रहा हो। दीवारों पर उभरते बचपन के दृश्य तेजी से बदलने लगे। हर बार मैं वही शब्द दोहराता, काश आप चली जाएं, और हर बार माँ का चेहरा पहले दुख से भरता, फिर अंधेरे में घुल जाता। आकृति मेरे सामने खड़ी थी। अब वो पूरी तरह स्थिर थी, न चीख न हंसी, बस एक गहरी नजर। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने उस रात दरवाज़ा नहीं खोला था, तुमने खुद को बंद किया था। मैं उसी बंद दरवाजे की दरार हूं। मेरे घुटने जवाब दे रहे थे, पर मैं खड़ा रहा। मैंने आंखें बंद कीं और उस रात को बिना भागे, बिना बहाने के देखने की कोशिश की। तूफान था, डर था, गुस्सा था, पर सच ये था कि मैं उनसे नाराज था, क्योंकि वे मुझे समझ नहीं पा रही थीं। मैंने चाहा था कि वे चली जाएं, और जब वे सच में चली गईं, तो मैंने उस इच्छा को अपने भीतर कैद कर लिया। वही कैद अब ये घर बन गई थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने कहा था। मैं गुस्से में था, मैं बच्चा था, पर मैं दोषी हूं। फिर भी मैं इंसान हूं, और मैं खुद को सजा देकर उन्हें वापस नहीं ला सकता। आकृति के चेहरे पर हल्का कंपन हुआ। दीवारों का दबाव कुछ कम हुआ, पर सीने की कील और जल उठी, जैसे आखिरी परीक्षा बाकी हो। तभी कमरे के फर्श से पानी उठकर मेरे चारों ओर घूमने लगा। उसमें अनगिनत चेहरे दिखे, वे सब जिनकी यादें इस अंधेरे ने निगली थीं। वे फुसफुसाए, अगर तुम खुद को माफ कर दोगे तो हम सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तुम अकेले रह जाओगे। क्या तुम सच में तैयार हो अकेलेपन के लिए? मेरे दिल में खालीपन का डर उठा, वही डर जिसने मुझे सालों तक पकड़े रखा था। शायद इसी डर ने उस शक्ति को जन्म दिया था। आकृति पास आई और फुसफुसाई, मुझे मत मिटाओ, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि तुमने क्या खोया है। बिना मेरे तुम भूल जाओगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां अब राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ प्रतिबिंब था, मेरा ही प्रतिबिंब। मैंने धीरे से कहा, याद रखना और खुद को सजा देना अलग बातें हैं। मैं उन्हें प्यार से याद करूंगा, डर से नहीं। तभी मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि कील की धड़कन धीमी हो रही है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद को माफ करता हूं। ये कहते ही कमरे में एक तीखी रोशनी फूटी। दीवारों के दृश्य बिखर गए, पानी भाप बनकर उड़ने लगा। आकृति ने एक लंबी सांस ली, जैसे सदियों बाद थकी हो। उसका शरीर दरारों से भर गया। उसने आखिरी बार माँ का चेहरा लिया, पर इस बार वो शांत था। उसने कहा, अब दरवाजा सच में बंद हो रहा है, और धीरे धीरे वो रोशनी में घुलने लगी। उसी क्षण मेरे सीने में तेज झटका लगा और ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ क्लिक करके बंद हो गया। कमरा स्थिर हो गया, दीवारें अपनी जगह लौट आईं और मैं अकेला खड़ा था। ऊपर की मंजिल पर गहरी खामोशी थी, पर इस खामोशी में पहली बार कोई फुसफुसाहट नहीं थी। फिर भी मेरे भीतर हल्की आशंका बाकी थी, क्योंकि जहां कील ठुकी थी वहां अब भी हल्की धातु जैसी ठंडक थी। जैसे दरवाज़ा बंद तो हुआ है, पर उसकी दूसरी तरफ क्या है, ये रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऊपर वाले कमरे की खामोशी अजीब तरह से भारी थी, जैसे तूफान गुजर चुका हो, लेकिन हवा अब भी थमी न हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, हर कदम पर ध्यान देता हुआ कि कहीं फर्श फिर न टूट जाए। पर इस बार घर स्थिर था। दीवारों की नमी सूखने लगी थी और छत से टपकती बूंदें थम चुकी थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। वही पुराना फर्नीचर, वही बंद खिड़कियां, लेकिन माहौल बदल चुका था, जैसे घर ने लंबी बीमारी के बाद पहली बार सांस ली हो। मैं थककर सोफे पर बैठ गया और सीने पर हाथ रखा। कील की जगह अब सिर्फ हल्की ठंडक थी, दर्द नहीं। तभी मुख्य दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरी सांस अटक गई। वही 3 ठक, लेकिन इस बार उनमें बेचैनी नहीं थी। मैंने हिम्मत कर दरवाजा खोला। बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा के साथ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। कोई नहीं था, पर सीढ़ियों पर कीचड़ के निशान भी नहीं थे। मैं कुछ पल खड़ा रहा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। तभी पीछे से एक बहुत धीमी जानी पहचानी आवाज आई, बेटा। मैं पलटा, पर वहां कोई साया नहीं था, सिर्फ दीवार पटंगी वही पुरानी तस्वीर अब साफ थी। उसमें वही परिवार दिख रहा था, पर इस बार तस्वीर में खड़ा बच्चा मैं था और मां मुस्कुरा रही थी। पिता भी थे और उनके चेहरे स्पष्ट थे। मैंने तस्वीर को छुआ, वो गर्म थी, जैसे अभी खींची गई हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें डर नहीं था। मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं ठीक हूं मां।
कमरे में हल्की सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने आशीर्वाद में हाथ रखा हो। तभी घड़ी ने फिर 3 बजाए, लेकिन इस बार आवाज सामान्य थी, बिना गूंज के। मैं समझ गया, दरवाजा सच में बंद हो चुका है। पर कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे नीचे उस जगह को देखना था जहां दरार खुली थी। मैं फर्श के नीचे पहुंचा। वहां अब कोई निशान नहीं था, पर लकड़ी के तख्ते के नीचे हल्की धातु की चमक दिखी। मैंने झुककर देखा तो वही कील लकड़ी में गड़ी थी, पर बाहर से नहीं, भीतर की ओर, जैसे किसी ने अंदर से ठोकी हो। मैं मुस्कुराया और खड़ा हो गया। ये घर अब खाली नहीं था, ये घर यादों से भरा था, पर अब वे यादें डर की कैद में नहीं थीं। मैंने खिड़की खोली और पहली बार सूरज की किरणें पूरे कमरे में फैल गईं। धूल के कण रोशनी में चमकने लगे और मुझे लगा जैसे वर्षों से बंद सांसें आज खुलकर बाहर आई हों। दिन बीतते गए और उस घर में फिर कभी कोई फुसफुसाहट नहीं गूंजी। कभी कभी रात में हल्की हवा चलती और खिड़की के पर्दे हिलते तो मुझे माँ की मौजूदगी महसूस होती, पर वो डर नहीं था, वो अपनापन था। मैंने ऊपर वाले कमरे को साफ किया, दीवारों से नमी मिटाई और बीच में एक छोटा सा दीपक जलाया। वो दीपक याद का था, सजा का नहीं। मैंने समझ लिया कि असली राक्षस बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के अधूरे घावों में छिपा होता है। जब तक हम उनसे भागते हैं, वे आकार लेते रहते हैं, और जब हम उनका सामना करते हैं, वे धुएं की तरह घुल जाते हैं। उस रात मैं छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। सितारे साफ थे और हवा शांत। मेरे सीने में अब कोई ठक ठक नहीं थी, सिर्फ सामान्य धड़कन थी। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुम्हें डर से नहीं, प्यार से याद रखूंगा। और उसी क्षण भीतर गहरी शांति उतर आई, जैसे वर्षों से खुला दरवाजा अंततः बंद हो गया हो और पीछे सिर्फ रोशनी रह गई हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपने डर का सामना करने की ताकत दी हो, तो हमारे चैनल स्कैरी विकेट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें भीतर से आजाद करने के लिए भी होती हैं।